नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर घटना के बारे में। मणिपुर घटना क्या है, क्यों वहां पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र होकर के कुछ समुदाय के द्वारा घुमाया जा रहा है, और उसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं, महिलाओं की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, सरकार की तरफ से, मानवतावादी संगठनों की तरफ से, और खुद एक मानव होने के नाते जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो अपने आप में बहुत ही संवेदनशील हैं। यह घटना जो हो रही है, या महिलाओं अर्थात कमज़ोरों को हथियार बना करके जो इस्तेमाल किया जा रहा है, या हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये बताती हैं कि हम सभ्य सिर्फ कहते हैं अपने आप को, दरअसल हम सभ्य हैं नहीं। सभ्यता की क्या परिभाषा होनी चाहिए ये एक अलग विषय है, लेकिन एक सभ्य समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। और साथ ही साथ जो चुनी हुई सरकार है, जो सबकी सरकार है, चाहे आपने वोट दिया हो या न दिया हो, लेकिन जब सरकार बनती है तो वो सबकी सरकार होती है और उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, क्या हो सकता है, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इस विषय पर कर रहे हैं कि इस घटना को लेकर के जो बातें चल रही हैं, अर्थात कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प रह गया है, अंतिम विकल्प रह गया है, और उसके बाद शायद ये घटनाएं शांत हो जाएं और वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल हो। हमारे देश का एक कोना या एक टुकड़ा अगर अशांत है तो देश कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, आर्थिक विकास कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकता। उसका प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों पर देखने को मिलते हैं, और जैसा कि देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया सबसे आसान रास्ता हो गया है। हम केवल वहां एक पोस्ट जारी करके और चंद शब्द लिख करके और अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करके शांत हो जाते हैं, लेकिन दरअसल इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, एक मानव होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय, क्षेत्र या भाषा, संस्कृति से बिलोंग क्यों न करता हो। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो बातें इसमें बताई गई हैं, एक एक करके सबको समझ लेते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम है और कहां तक बातें पहुंची हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो लगाने की कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, तो आप राज्य व्यवस्था से जोड़ करके देखेंगे, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ पर देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग, और ये जो मांग हुई है उसको तो ध्यान में रखेंगे। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सामान्य अध्ययन का हमारा एक बैच शुरू हो रहा है। यह 3 अगस्त से शुरू होगा, शाम 6:30 बजे से। यह हाइब्रिड होगा, प्री प्लस मेंस दोनों होगा। हाइब्रिड का मतलब इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑफलाइन क्लास चलेगी वही क्लास आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्मेट में भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इसके साथ साथ वैकल्पिक विषय की बात किया जाए तो इतिहास वैकल्पिक विषय, ये जो हमारे सर हैं अखिल मूर्ति सर, इनके द्वारा लिया जाएगा। यह शुरू हो रहा है 24 जुलाई से, और 24 जुलाई 8:30 बजे। साथ ही साथ भूगोल जो वैकल्पिक विषय है कुमार गौरव सर के द्वारा ये लिया जाएगा, और ये जो बैच शुरू हो रहा है 26 जुलाई से, यह भी 8:30 बजे ही शुरू हो रहा है, निःशुल्क कार्यशाला के साथ। अर्थात आप जा कर के, आपने घड़ी का प्रचार देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कुछ उसी प्रकार से आप जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद कोर्स को परचेज करिए, आप अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। इस बात की जानकारी के लिए अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो 9555124124 पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। टीम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे देगी। अब बात करते हैं जो ये खबरें प्रकाशित हुई हैं, प्रेसिडेंट्स रूल लास्ट ऑप्शन इन मणिपुर, गवर्नमेंट टू वेट एंड वॉच। गवर्नमेंट अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है, इत्यादि इत्यादि बातें इसको लेकर के चल रही हैं। एक एक करके सभी घटना पर विचार कर लेते हैं। घटना हुई क्या थी उसको संक्षेप में बताने के बाद खबरों के माध्यम से, जो यहाँ पर स्लाइड हैं उनके माध्यम से मैं दिखा दूंगा। मणिपुर में 3 समुदाय हैं, छोटे छोटे समुदाय और भी हैं। जो मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नागा समुदाय। जो कुकी समुदाय है, पहले से ही इसमें से कुछ लोगों को एसटी में शामिल किया गया है। एसटी में उन लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया है, उसका वो लाभ ले रहे हैं। मैतेई समुदाय, जिसकी आबादी वहाँ 53% है, पूरी आबादी की बात किया जाए उसमें 53% है, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। न केवल राजनीति में, सार्वजनिक सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है।
एक लंबे समय से मैतेई समुदाय इस चीज़ को लेकर के सरकार से डिमांड कर रहा था कि उन्हें एसटी समुदाय में शामिल किया जाना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात यहाँ पर हो रही है, ताकि वह शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित जो प्रावधान संविधान में हैं उन प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। फिर एक समय ऐसा आया कि मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार से ये कहा कि आपको कुछ समय के अंदर मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप इस पर विचार करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। जैसे ही कोर्ट का यह निर्णय आया, उसके बाद मणिपुर में कुकी और नागा समुदाय के द्वारा मैतेई समुदाय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि इन्हें इसमें अर्थात एसटी समुदाय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगर इनको मैतेई समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल कर लिया गया तो इसका मतलब यह है कि जो अन्य जनजातियां हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है और अन्य जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा, अर्थात उनके अधिकारों को सीमित किया जाएगा। अब इसी बात को लेकर के हिंसक प्रदर्शन हुआ। पहले प्रदर्शन हुआ, फिर वो धीरे धीरे हिंसक गतिविधियों में बदल गया और इस तरह चलते चलते आज की स्थिति ये है कि अभी भी मणिपुर जल रहा है और उस पर अभी ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा किया गया नहीं किया गया, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल यह सब स्थितियां अभी देखने को सुनने को मिल रही हैं, खबरों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होंगी। अब बात इससे संबंधित जो डेटा है उसके माध्यम से कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार से कहा था कि मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने पर वह विचार करे। विचार करने के बाद यह जब कोर्ट का डिसीजन आया तो इसके विरोध में 27 अप्रैल को चूरा चांदपुर जिले में हिंसक गतिविधियां शुरू हुई और यह हिंसक गतिविधियां पूरे मणिपुर में फैल गईं, जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मणिपुर में बीती 3 मई की बात की जा रही है, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा शुरू हो गया और इस हिंसा में अब तक की जो बात अभी जो चल रही है, हालांकि ये आंकड़ा बढ़ गया है, आप देख रहे हैं 142 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के मामले इतने 5,995 दर्ज किए जा चुके हैं और ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ गया है। यहाँ पर 5,000 से अधिक आगजनी की घटनाएं देखी गई। यहाँ पर जो हिरासत में लिए गए हैं 6,745 लोग और इसमें कहा गया है कि 60,000 से अधिक लोग अभी बेघर हुए हैं। मणिपुर की आबादी कुल है 38 लाख, इसमें मैतेई समुदाय 53% है और ज़्यादातर ये जो इम्फाल घाटी है, इम्फाल घाटी में रहते हैं। इधर की बात किया जाए, नागा और कुकी टोटल मिलाकर के 40% हैं। ज़्यादातर ये पहाड़ी जिलों में रहते हैं। अब जो जिले हैं वो 16 हैं, ये 16 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। हिंसा से जो प्रभावित जिले हैं तेंगनूपाल है और ये पूरे जिले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे जिले पूछे नहीं जाएंगे। फिलहाल ये देख लीजिए कि ये जो मैतेई गुट है और जो कुकी गुट है, इन गुटों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जो पीसीएस एग्जाम है उनमें पूछे जा सकते हैं। मैतेई लिपुन है, यहाँ पर ये है, मतलब 1 2 3 4 5 समुदाय, मतलब इनका संगठन ये है। और इधर भी आपको देखने को मिल रहा है कि आर्मी के नाम से, अर्थात इन लोगों ने अलग अलग संगठन बनाया है और उन संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन, हिंसक गतिविधियाँ इत्यादि को अंजाम देना शुरू किया था। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर बात किया जाए राजनीति और आबादी में मैतेई समुदाय का जो ताना बाना है या मैतेई समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है उनको देख लेते हैं। तो समुदाय का ताकतवर ये मैतेई समुदाय कितना ताकतवर है। कुल जो ट्राइबल हैं यहाँ पर 33 हैं। प्रमुख जनजाति की बात की जाए तो 3 हैं, ये मैतेई हैं, नागा हैं और कुकी हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं मैतेई हैं। ये इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय का दबदबा, इनमें ज़्यादातर हिंदू हैं और मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 53%। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 जो विधायक आते हैं वो मैतेई समुदाय से आते हैं। यहाँ पर बात कर ले नागा और कुकी की, तो नागा और कुकी जो जनजाति है मुख्य रूप से ईसाई पहाड़ी जिलों में इनका दबदबा है। साथ ही मणिपुर में 20 विधायक इन जनजाति से आते हैं, अर्थात इन दोनों जनजातियों का सम्मिलित प्रतिनिधित्व आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मणिपुर की कुल आबादी में 30% हिस्सा कुकी जनजाति का है, अर्थात जो नागा जनजाति है, नागा की बात कर दें तो इनका जो प्रतिशत है महज 10% है। आगे बढ़ें, यहाँ पर क्या मैतेई को मिलना चाहिए एसटी का दर्जा?
यहाँ पर देख लिया जाए मैतेई समुदाय के तर्क क्या हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइबल डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर ने हाईकोर्ट में कहा है कि 1949 में, अर्थात स्वतंत्रता से पहले की भी ये बात करते हैं और उसके बाद की भी, 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, इस आधार पर इन्हें जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। मैतेई को जनजाति का दर्जा उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा को आधार मान करके या भाषा के रक्षा के लिए ज़रूरी है, इनका ये तर्क है। साथ ही ये भी कहते हैं कि मैतेई को संवैधानिक कवच की ज़रूरत है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इनकी जो परंपरा है, संस्कृति है, भाषा है, वो सुरक्षित नहीं रहेगी। साथ ही मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे इम्फाल वैली में ज़मीन खरीद सकते हैं, ये कहा जा रहा है इनके द्वारा। साथ ही यहाँ पर जो जनजातियों के तर्क हैं उनका क्या कहना है कि जनजातियों का कहना है कि मैतेई बहुसंख्यक हैं और इनका सियासी दबदबा है। जैसा कि मैंने बताया कि 60 में से जो 40 हैं ये यहाँ से आते हैं, अर्थात मैतेई समुदाय से। साथ ही ये पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न हैं, प्रभुत्व भी है और इस वजह से इनका दबदबा भी ज़्यादा है। फिर ये कहा जा रहा है जनजातियों को लगता है कि मैतेई को यदि एसटी का दर्जा मिल गया तो नौकरियों में वे हावी हो जाएंगे और पहाड़ में ज़मीन खरीदना वो शुरू कर देंगे, जबकि यह स्थिति है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जनजाति हैं, उधर और कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। अगर ये खरीदना शुरू कर देंगे, ज़मीन को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा तो एलिजिबल हो जाएंगे, फिर इनका दबदबा ज़्यादा हो जाएगा। मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इनमें से कईयों को ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिल रहा है, ये इनका कहना है। तो इससे संबंधित बातों को देखा आपने। अब जो बात है, ये पूरी कहानी आप लोगों ने समझ लिया। कहानी समझने के बाद जो मांग आ रही है कि राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू होना चाहिए, यही एक अंतिम विकल्प रह गया है। तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल होता है तो इस आधार पर या संविधान का उल्लंघन होता है या उल्लंघन की स्थिति देखी जाती है, तब वहां राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। ये 356 बताता है संविधान का अनुच्छेद। राज्य का जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा करेगा और फिर राष्ट्रपति शासन, वहां पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। अनुमोदन इसके लिए अनिवार्य है, अर्थात ये जो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, ये कहा गया है कि अनुमोदन अनिवार्य है, अर्थात दोनों सदनों से, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से 2 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। एक तो बात ये है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्रपति शासन है 6 माह तक लागू हो सकता है। इसमें अधिकतम जो वृद्धि की जा सकती है वो 3 साल तक वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन अगर रद्द करना हो तो इसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया जाएगा। संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती अगर उसे हटाना हो, अर्थात राष्ट्रपति शासन को खत्म करना हो। एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के आधार क्या है? पहला आधार ये है कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लें, अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति से ये कहें, अनुशंसा करें कि यहाँ पर राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर ये स्थिति हो सकती है। आधार क्या है? संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अनुच्छेद 365 की बात आती है। संविधान की ओर, संघ की ओर से, अर्थात जो केंद्र ने राज्य को दिशा निर्देश दिए हैं उनका राज्य पालन नहीं करता है तब, या उसे लागू करने में जो केंद्र ने जो निर्देश दिए हैं उनको लागू करने में राज्य विफल हो जाता है, तब लगाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव हो, मान लीजिए कि उस राज्य में राज्य विधानसभा का चुनाव हो और उस विधानसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, या फिर यह भी स्थिति हो सकती है कि बहुमत नहीं मिला और गठबंधन करके सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है क्योंकि दलों के मध्य सहमति नहीं बन पा रही है। अर्थात किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने पर वहाँ की जो राज्य विधानसभा है सहमत नहीं हो पाती है, अर्थात राज्य विधानसभा, वहाँ पर कह सकते हैं कि बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला और नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री नहीं चुन पाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाता है कहीं पर भी तो उसका प्रभाव क्या होता है, सारी जो वहाँ पर व्यवस्था होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति का कार्य कैसे होगा, अर्थात राष्ट्रपति कैसे कार्य करेंगे, तो यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से इनडायरेक्टली जो मंत्रिपरिषद है अर्थात केंद्र सरकार वही वहां पर शासन करती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। राज्य विधान पालिका की बात करें तो राज्य विधान पालिका ये बर्खास्त हो जाती है, राज्य विधायिका निलंबित अथवा विघटित हो सकती है, दोनों ही स्थिति हो सकती है। राज्य का प्रशासन अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से करते हैं, ठीक है। राज्य शासन हेतु कानून बनाने की जो व्यवस्था है संसद द्वारा निर्मित किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा और राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर संसद की बात किया जाए तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त जो अन्य किसी प्राधिकारी हैं उनके द्वारा ये नियम बनाने का कार्य या अधिकार दिया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को आप लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो व्यवस्था है अब तक जो यह पद्धति रही है, यह पद्धति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के जो सांसद हैं या चुने गए सदस्य हैं उनकी सलाह पर विधियां बनाता है या बना सकता है। यही जो कानून है या इस कानून को राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया जो आज की आवश्यकता थी इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।